हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 29 जनवरी आपका पेपर फर्स्ट हो चुका है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या कुछ आज पेपर का लेवल रहा है। आपको ये क्वेश्चनों के माध्यम से पता लग जाएगा कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल देखेंगे EVS में जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें विथ उसके ऑप्शन के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपकी सर्प से। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा लें, क्योंकि आपके कम से कम 50% जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट से पूछ लेते हैं या फिर आपके साइंस से पूछते हैं। ठीक, तो यहाँ सर्प हमने बहुत बार पढ़ चुका है, सर्प के बारे में। ठीक है, पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा एक विषहीन सर्प नहीं है। तो जितनी भी बार हमने आपको जानवरों वाली क्लास दी, वहाँ पर हर बार बताया है कि जो विषहीन सर्प है, अर्थात जिसके पास में जहर नहीं होता है, वो कौन सा है। तो वो है आपका पाइथन। इसका राइट आंसर था पाइथन। ठीक है, इसी को अजगर कहते हैं। ठीक, अब आपको ये भी बताया था कि जो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 4 जो जहरीले सर्प हैं उनमें सबसे पहला होता है आपका नांग। नांग ये विषहीन है। ठीक है, ये विषहीन सर्प है। कौन सा होता है? नांग, दुबोइया, करैत और एक होता है अफाई करके। तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले ये सर्प पाए जाते हैं। और जो सर्प को काटने की दवाई होती है, यदि सर्प किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वो भी सर्प के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे सीरम कहते हैं। कालबेलिया सपेरों की प्रजाति होती है, ये भी आपको कई बार बताया। ठीक है, और ये अपनी लड़की की जब शादी करते हैं कालबेलिया जनजाति के लोग, तो सांप को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। ठीक, तो इतना याद रखिए। अब जो विषहीन सर्प है वो कौन सा है? आपका पाइथन है। और जो विषहीन सर्प होते हैं ये चमकते नहीं, मतलब चमकीले नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सांप से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सांप के जो कान होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, फिर यह पृथ्वी पर हुई आवाज़ को कैसे सुनते हैं। तो पृथ्वी पर हुए कंपन के माध्यम से ही ये आवाज़ को सुन पाते हैं। ठीक, इनके दांत भी होते हैं सर्प के, 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं, जिनके माध्यम से जो जहर है वो मनुष्य के शरीर में चला जाता है। लेकिन इनके दांत होते हुए भी ये अपना जो भोजन है वो निगल करके करते हैं, ना कि चबा कर। याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पृथ्वी की सफाई करते हैं। तो आपको कई बार बताया जब हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी की सफाई करता जीव कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ दिया है पाकता, तो पाकता तो आपका नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गिद्ध। ठीक है, जो बल्चर होते हैं यह आपके पृथ्वी के सफाई करता जीव कहलाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? तो जैसे बाज हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका चील हो गया, चील के बाद आपका हो जाएगा कौआ हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके पृथ्वी के सफाई करता जीव है। तो आपके ऑप्शन क्या थे वो इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका गिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मरे जानवर होते हैं उनको खाकर और पृथ्वी की सफाई कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मधुमक्खी पालन से। अब क्वेश्चन ए था, या एक और आपका पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन मधुमक्खी झत्ते को लेकर बनता है, तो वो भी हमने लिया है। यदि क्वेश्चन ए था कि मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। और जो मधुमक्खी पालन है सबसे ज़्यादा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में किया जाता है। मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा लुभाने वाले फूल होते हैं लीची के फूल, जो फरवरी माह में सबसे ज़्यादा खिलते हैं। ठीक है, अनीता की मधुमक्खी वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछ लिया आपका बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य कौन कौन से हैं। तो कई बार बताया आपको कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आपका दक्षिण पूर्व की तरफ जो आपके राज्य पड़ते हैं वो सारे आपके बे ऑफ बंगाल से लगते हैं। तो कौन कौन से यहाँ राज्य पड़ते हैं? तो यहाँ पर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों राज्य जिस भी ऑप्शन में दिए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपसे पूछ ले यदि कि आपकी अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो जितने भी पश्चिमी घाट पर आपके राज्य पड़ते हैं वो सारे के सारे अरब सागर से लगते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आपका ऊपर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। ठीक है, तो ये आपके कैसे लगते हैं? अरब सागर से। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लें कि टोटल तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है भारत में, तो कितनी है? 9 हो जाएगी। इन सभी को मिला देंगे हम तो 9 होती है तटवर्ती राज्यों की संख्या। कौन कौन सी 9? तो सबसे पहले गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यह कहाँ पर स्थित है? तो कई बार आपको बताया जो बछेंद्री पाल थी उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और यदि आपसे पूछ लें कि जो बछेंद्री पाल हैं इनके जो ब्रिगेडियर हैं वो कौन थे, तो ज्ञान सिंह थे। ये भी आप याद रखिए क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ज्ञान सिंह। नेक्स्ट आपका पूछ लिया आवास से लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या आपका क्वेश्चन था? यहाँ हमने तो यही लिया है कि सही मिलान कीजिए कहाँ पर कैसे घर होते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो था वो आपको पता है, आपने क्या लगाया ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें मनाली जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मनाली में कैसे घर होते हैं? तो पत्थर और लकड़ी के बने वहाँ पर घर पाए जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका असम राज्य, तो असम राज्य में बांस के बने घर जो करीबन 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट है आपके कश्मीर, कश्मीर में जो घर होते हैं उन्हें हाउस बोट कहते हैं। यह पानी पर तैरता हुआ घर होता है और इस पर लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की जाती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। और नक्काशी रहित हाउस बोट भी होते हैं जो भी आपके कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं, उन्हें डोंगे कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान, तो राजस्थान में कैसे घर होते हैं? तो मिट्टी के बने हुए घर होते हैं और इनकी जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियाँ जैसे नीम और कीकर की लकड़ियाँ छाई रहती हैं, और यहाँ के जो घर हैं मिट्टी के उनकी जो फर्श होती है उसको गोबर से लीपा जाता है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान में जो मिट्टी के बने हुए घर होते हैं उनको गोबर से क्यों लीपा जाता है? तो इसीलिए लीपा जाता है ताकि उनमें कीड़े दीमक ना लगे। ठीक, तो याद रखिए यहाँ पर हमने केवल सही ऑप्शन लिए हैं, तो आपके क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो आप यहाँ देख सकते हैं और आपने क्या आंसर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपको पता है वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले जो जम्मू कश्मीर था वो राज्य था, लेकिन 2019 में जब इनका वर्गीकरण किया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ दिया है दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको एक ही बना दिया है, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। फिर दिया है जम्मू कश्मीर, तो ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। हमसे पूछा है कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, जो कि आपका एक राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ लिया, मैप से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है दिल्ली मध्य में स्थित है, आप सभी को पता है, आपने मैप देखा है, दिल्ली मध्य में स्थित है। इसके सापेक्ष में बंगलुरु, कर्नाटक और उड़ीसा की दिशा बतानी थी। तो यदि हम मैप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आपका जो मैप रहेगा, ऐसा हमने अभी बस आपको बताने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर मान के चलिए आपका दिल्ली पड़ता है। ठीक है, अब बेंगलोर कहाँ? कर्नाटक आपका इधर पड़ता है और उड़ीसा आपका इस तरफ पड़ता है। तो यहाँ हमें दिल्ली के सापेक्ष बतानी है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ए कौन सी दिशा है और ए, तो बस ए आपको बताना था। पहले पूछा है बेंगलोर की दिशा, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। और उड़ीसा कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है धूप में कपड़ों का सूखना किस विधि पर आधारित है? तो ये आपकी वाष्पीकरण विधि पर आधारित है। ये आपका वाष्पीकरण से लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार पूछ लिया था दूध का पाश्चुरीकरण जो होता है किस विधि पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि धूप में जो कपड़े सूख जाते हैं वो किस विधि से सूखते हैं? तो वो वाष्पीकरण विधि होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेडागोजी का था कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो आपको कई बार बताया है कि जो पर्यावरण है उसको अलग से सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाना, बल्कि इसको अंतः संबंधित एकीकृत रूप से पढ़ाना है। आपने एकीकृत उपागम पढ़ा होगा, वहाँ पर बताया गया है कि ना केवल विज्ञान, जहाँ भी केवल एक शब्द की बात करें, एक सब्जेक्ट की बात करें तो वो गलत होगा। जैसे कह दिया केवल विज्ञान, या कह दिया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, फिर कह दिया जैसे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि सबको हमें अंतः संबंधित करके पढ़ाना है। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को एक
और पद्धति के प्रयोग, मतलब सभी को मिला करके पढ़ाना। ठीक है, तो ये इसका सही है। अब ये गलत क्यों है तो ये भी बता दें। यहाँ केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु की बात की है, पर्यावरण को छोड़ दिया है, इस कारण से ये गलत है। फिर यहाँ सोशल साइंस और पर्यावरण की बात की है, विज्ञान को छोड़ दिया तो ये गलत हो गया। और यहाँ विज्ञान की विषय वस्तु अकेली की बात की गई है तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमारी जो पर्यावरणीय शिक्षा है वो एकीकृत उपागम पर जोर देती है, इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको बता दें कक्षा 3 से पर्यावरण विषय पढ़ाने की शुरुआत की जाती है। कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण है वो आपका भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये भी आप याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेजड़ी से पूछा गया। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो ये 4 कथन दिए हैं, हमें असत्य कथन बताना है। तो जो खेजड़ी वृक्ष है यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र हमारे यहाँ कौन सा है? राजस्थान। तो ये राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर यह इस वृक्ष की छाया में बच्चे और जानवर खेलना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की छाल से दवा बनाई जाती है, फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो दिया है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है और इसका प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, ये गलत है। और यही हमें बताना असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी, क्योंकि जब पानी की कमी वाले स्थानों में ये वृक्ष होता है तो यहाँ पर पानी एकत्रित कैसे होगा? ये जो विशेषता दी गई है ये रेगिस्तानी ओक की दी गई है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष जो होता है उसमें पानी एकत्रित होता है, ना कि खेजड़ी वृक्ष में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खी के बारे में, मतलब इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा गया था कि असत्य कथन बताइए तो आपको बता दें सबसे पहले मधुमक्खी झत्ते के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मधुमक्खी झत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है नर मधुमक्खी और एक होती है श्रमिक मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। नर मधुमक्खी जो है कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं झत्ते में जो केवल प्रजनन संबंधी कार्य करती हैं, लेकिन जो रानी मधुमक्खियाँ होती हैं, कई बहुत सारी रानी मधुमक्खियाँ झत्ते में होती हैं और यही सारा कार्य करती हैं। अंडों का जो पालन पोषण है, देखभाल है, वो भी श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। फूलों का रस भी यही ढूंढ कर लाती हैं और झत्ते की देखभाल भी श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होती हैं मधुमक्खी झत्ते में वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ दिया है कि नर मधुमक्खी झत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि नर मधुमक्खियों की संख्या कुछ ही होती है और यह केवल प्रजनन संबंधी कार्य करवाती। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ये सही है। यहाँ होगा झत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, ये भी सही है। तो हमें असत्य कथन बताना था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नर मधुमक्खी झत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो गलत दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, दिल्ली से मुंबई जाने पर एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से मुंबई जाता है तो कौन कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं? मतलब ट्रेन से सफ़र करता है, लगभग 5 साढ़े 5 घंटे का ये सफ़र होता है। तो यहाँ पर बताना है कि इसके मध्य में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे। तो इसके मध्य में पड़ते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। आपको बता दें आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि जिसने आपके 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक का एनालिसिस देखा है तो उसके कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनालिसिस देखना जरूरी है, क्योंकि रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं? आपके हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इसके बाद पूछ लिया कि पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों का समूह कौन सा है? तो जो पूर्णिमा को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, ये तीनों ही जो त्यौहार हैं आपके पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। इसके बाद आपको बता दें आपके ईवीएस में एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन पूछा गया पेडागोजी में। इसके बाद एनईपी से आपका मतलब जो एनईपी है इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपके किस में? पेडागोजी में। इसके बाद निपुण भारत से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आपकी पेडागोजी बिल्कुल आपकी समझ पर डिपेंड होती है कि आप किस तरीके से उसके आंसर दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके ईवीएस में पूछे गए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आप जरूर बताएं। इसके बाद सीडीपी में आपके कोहल वर्ग, जीन प्याजे, इसके अलावा आपका वाइगॉस्की समावेशी शिक्षा। ठीक है, और आपकी जो निपुण भारत है FLN से संबंधित क्वेश्चन, तो उसका एनालिसिस भी हम देखेंगे। और मैथ में भी आपके बिल्कुल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो वो भी हम उसका एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में आपका एक गद्यांश और पद्यांश, और आपकी जो ग्रामर है उसमें आपको बता दें हिंदी में
आपके एक प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रत्यय के बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है और शायद उपसर्ग से, ठीक है। और आपकी संधि से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके मतलब ग्रामर में क्वेश्चन। और आपका जो संस्कृत है उसमें जो आपका गद्यांश आता है वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो सभी के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो संस्कृत है थोड़ी सी वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि बार बार हमें स्क्रॉल डाउन करके देखना होता है, जिससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से सॉल्व कर लें और बाद में जब समय बचता है इसके बाद आप संस्कृत को करें, ठीक है। इससे आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से सारे मतलब पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपको कोई ईवीएस का क्वेश्चन पता है आज जो पूछे गए हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, ठीक। थैंक यू।